हेलो एवरीवन, परीक्षा रथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 6th क्लास ज्योग्राफी में हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसका विषय है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या है? ग्लोब रेप्लिका ऑफ अर्थ है, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी एक रेप्लिका है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें और किस तरह से पार्टीशन है, किस तरह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, साथ ही जो रेखाएं या टेम्परेट जोन्स हैं उनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। और चूँकि अपने एक्सिस पे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, पूरी तरह से गोल नहीं है और ऊपर से चपटी है, तो उसके आधार पे हमारा जो क्लाइमेट होता है वो कैसे बदलता रहता है। अलग अलग लैटिट्यूड्स पे किस तरह से टेम्परेचर जो है वो वेरिएट करता है, और भी जो वेरिएशंस हैं, टाइम जोन जो बटा हुआ है, टाइम कैसे वेरिएट करता है कि अगर यहाँ पे दिन है तो कहीं और अर्थ के दूसरे कोने में रात हो रही होती है, वो सब हम इसके माध्यम से ही जान सकते हैं। यानी अगर हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्लियर होगा तो इसकी यूटिलिटी बहुत सारे डायरेक्शन में आपको मिलेगी, बहुत सारे डायमेंशन में और डायरेक्शन आपको मिलेगा पढ़ाई के लिए कि आप इसका यूज़ किन किन दिशाओं में कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा 6th क्लास का है, तो 6th क्लास में जो चीज़ें दी हुई हैं बेसिक्स, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसकी यूटिलिटी से आप जब इसको समझ लेंगे कि क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनता है, कैसे डिसाइड होता है, और हम उससे आधार पे लोकल समय को कैसे देखते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर था सोलर सिस्टम, कैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द चीज़ें हैं, कैसे पृथ्वी का एनवायरनमेंट सूर्य की वजह से डिसाइड होता है, कैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और हमारे सोलर सिस्टम में कैसे प्लैनेट्स का अपना अपना जो डिस्टेंस है सूर्य से, उसके आधार पे हर प्लैनेट का अपना एक क्लाइमेट है, अपना एक अलग रंग है। तो ये था प्रीवियस वीडियो का टॉपिक, वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो सूर्य है उसी से सभी को ऊर्जा मिलती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और अक्ष पे घूमने की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए पृथ्वी जब सन के सामने पड़ती है तो किस तरह से सूर्य की ऊर्जा किन किन क्षेत्रों में अधिक मिलेगी, किन क्षेत्रों में कम मिलेगी, और किस टाइम पर अगर हमारे यहाँ दिन होता है तो दूसरे क्षेत्र में, पृथ्वी के दूसरे कोने में क्या समय हो रहा होगा, समय का डिवीज़न कैसे होता है, और हमारी ग्रीनविच जो टाइम लाइन है वो कैसे डिसाइड होती है। ये सारी चीज़ें हम तभी जान सकते हैं जब हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्लियर हो। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है देशांतर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में अंदर इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी 6th क्लास की NCERT के चैप्टर नंबर 2 पर। ये है हमारी 6th क्लास की NCERT ज्योग्राफी की, और ये अगर आप जान गए तो आप डे टू डे लाइफ को, अपने जीवन को समझ जाएंगे कि जीवन का आधार कहाँ से है, कैसे है, अर्थ में कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे हमारी जलवायु या टेम्परेचर जो जोन बटा हुआ है या अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो टेम्परेचर पाया जाता है, किस अक्षांश पे हमारा भारत है और दूसरे देश का क्या अक्षांश और क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबवत रेखाएं, खड़ी रेखाएं हैं, उनको कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज़ को समझिए कि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए, इसकी यूटिलिटी समझ गए, कैसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कि अगर आप जान गए ग्लोब को अच्छे से कि कौन सी कंट्री की क्या पोजीशन है, यानी किस अक्षांश और किस देशांतर पे है, तो इससे आप क्या क्या समझ सकते हैं। सोचिए, इससे आप समझ सकते हैं वहाँ का क्या क्लाइमेट होगा। अगर भारत में उस टाइम पे कोई घड़ी जो है वो दूसरा टाइम दिखा रही है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईस्टर्न देश में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या टाइम होगा। यानी आप टाइम समझ सकते हैं इन दोनों को समझने के बाद। साथ ही हमारी डेट लाइन समझ सकते हैं आप, और भारत का, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है, कहाँ से गया है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से
समझेंगे। यानी ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, साथ ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, और यहाँ से हमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशन में आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होने वाली है। और इसकी आप यूटिलिटी कहाँ देखेंगे आगे चलकर, आप वीडियो के लास्ट तक समझ जाएंगे कि किस किस सेगमेंट में आप इस चैप्टर की हेल्प से आप चीज़ों को कम समय में चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं। ग्लोब पर, ये आप सबके सामने फिगर में ग्लोब, ये रेप्लिका ऑफ अर्थ दिख रहा है, यानी इसको हम कहते हैं ग्लोब। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमी हुई है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। जो इस अक्ष पे झुकी हुई है, वो जो झुकाव का कोण है वो हमारे 66.5 डिग्री है, यानी 66 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से अक्ष पे घूमती किधर है, तो ये आपकी दिशा पता होनी चाहिए। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी अपने एक्सिस पे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये दो चीज़ आपको पता चल गई। अब ये जो अक्षांश है वो क्या है? अक्षांश जो है वो हमारे ग्लोब पर, ये हम ग्लोब ले लेते हैं, इस पे जो ये वाली रेखाएं होती हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। अब ये अक्षांश जो है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा सदर्न पोल है। अब इसी अक्षांश के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये यहाँ पे मिड में बिल्कुल से 0 डिग्री रेखा है, यानी कहीं से तो शुरुआत करेंगे हम, किसी पॉइंट से तो खड़े होंगे तो उसके पीछे लाइन बनेगी, रेखाएं बनेंगी। तो इस चीज़ को, ये मिड से पृथ्वी के मिड वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री बोला जाता है, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण में है, मतलब इसके दक्षिण वाले एरिया को हम सदर्न जोन, सदर्न हेमिस्फीयर, और उत्तर वाले एरिया को, 0 डिग्री के उत्तर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध, इसको हम उत्तरी गोलार्ध, और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम कहें कि अक्षांश क्या होता है, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर, जिसको मेरिडियन कहते हैं, यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है अक्षांश। यानी अक्षांश की डेफिनेशन क्या है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए कि भूपृष्ठ पर, यानी ये जो पृथ्वी है उसके पृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर के उत्तर या दक्षिण में एक मेरिडियन यानी यामोत्तर उसको बोलेंगे, पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। साथ ही इसको हम दर्शाते कैसे हैं, जैसे आपने देखा होगा 30 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। फिर इसको हम दर्शाते कैसे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं हम। जब मिनट लिखेंगे तो हम 1 डैश देंगे, और जब सेकंड लिखेंगे तो हम 2 डैश देंगे। इसको हम मिनट, यानी इसको छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो अंश मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में चूंकि बांटता है, और भूमध्य रेखा जो होती हैं ये सारी कैसी रेखाएं हैं, ये सारी समानांतर रेखाएं हैं, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, सबके बीच की जो दूरियां हैं वो भी समान हैं, और ये समानांतर रेखाएं जो होती हैं ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण करती हैं। और चारों तरफ से है, चूंकि ये चारों तरफ से ऐसे ग्लोब आगे से आप देख रहे हैं, ग्लोब को आप जब 3D में अपने पास सामने से देखेंगे तो उसको आप घुमा के देखेंगे तो ये पूरी रेखाएं जो राउंड में होती हैं, राउंड शेप में, वो पूरी एक दूसरे को मिल रही होती हैं, और यही हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं।
और जो उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में यह होता है 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती है। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रंट है, आप बैक साइड में इमेजिन कर लीजिए कि ये ग्लोब है, इसके फ्रंट पे आप ये है, ये जो रेखाएं होती हैं यहाँ तक जो जाएंगी वो 90 डिग्री है। इधर से ऐसे ही साउदर्न में भी, ऐसे ही वेस्टर्न में, ऐसे ही ईस्टर्न में, यानी ईस्ट साउथ वेस्ट सब में क्या है 90 डिग्री तक जाती हैं। और टोटल जो ये रेखाएं हैं इस प्रकार ये 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। टोटल कितनी होती हैं ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल ये होती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। अगर आपसे पूछे कोई कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो ये होती हैं 181 अक्षांश रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब आप बताइएगा कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये है, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही इधर भी डिवीजन है तो इधर भी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, और ये होती है कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपने कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी चीज़ों का नाम सुना होगा। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। आपको विषुवत वृत्त समझ में आ गया कि विषुवत वृत्त कैसे बनता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दक्षिणी वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने, यानी किसी भी स्थान पर पृथ्वी की स्थिति अगर आपको बतानी है, जैसे कि आजकल हम जीपीएस के माध्यम से आप किस पोजीशन पे खड़े हैं इसका पता कैसे चलता है, इसी ये जो लैटिट्यूड हमारी और लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं इन्हीं के वजह से हम समझ पाते हैं। या फिर हमारा ओला उबर जो वर्क कर रहा है ये है एप्लीकेशन। देखिए इस चीज़ की एप्लीकेशन, यानी ये चीज़ अगर आपको पता है तो जीपीएस के बारे में भी आपको पता चलेगा, कैसे वो वर्क करता है इसके बारे में पता चलेगा, यानी इसका रोल क्या है। अगर आप ये जानते हैं तो आप साइंस एंड टेक का सेगमेंट आसानी से समझ सकते हैं, आप आईआर को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई, कैसे कैसे आप, अगर ये बेस क्लियर है, ज्योग्राफी को आपने जी लिया तो आप, यानी ये ज़िंदगी का पार्ट है, आपके डे टू डे लाइफ में हर चीज़ आपके ऊपर जो इम्पैक्ट कर रही है, पृथ्वी है, सन है, क्लाइमेट है, आपकी मौसम है, मानसून है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें सोचिए आपके पास जानकारी है तो आप चीज़ों को कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे और इसके बारे में आप जागरूकता को भी दूसरों तक पहुंचा पाएंगे कि ये चीज़ हो रही है तो उसको आप, अगर इलॉजिकल है तो आप खंडित करके अपने लॉजिक से उसको बता पाएंगे, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। यानी आपका ग्लोब क्लियर है, अक्षांश क्लियर है, देशांतर क्लियर है, तो आप सारी चीज़ें, पोजीशन के बारे में, अपनी प्लेस के बारे में आप ये चीज़ें जान सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, अगर आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्लियर है तो समय और आपका स्थान, इसके बारे में आपको पता चलेगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं, इसी को हम अक्षांश कहते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। विषुवत वृत्त शून्य अंशांश को दर्शाती है और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को का 1/4 है। ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 है। इसका माप होगा 360 डिग्री। हमारा गोला जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसका हाफ क्या होता है, 180 डिग्री, और इसका अगर हम इस तरह से भाग करें तो वो 90 डिग्री। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यानी 1/4 कैसे है, क्योंकि ये 90 डिग्री 1/4 ही होगा ना, 360 का 1/4 भाग।
इस प्रकार 90 डिग्री जो अंश है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश जो है दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समानांतर जो रेखाएं हैं उनको हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों तरफ की डिवाइडेशन है वो एक समान है। अब 23.5 डिग्री लिख दिया अगर आपके सामने, तो कैसे आप जानेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो जाहिर सी बात है उसकी दिशा भी आपको लिखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उसके साथ हमेशा अंश के साथ क्या लिखा जाता है? एन यानी नॉर्थ और एस मतलब साउथ, इसलिए इसको लिखा गया है 23.5 डिग्री उत्तर और इसको लिखा गया है 23.5 डिग्री दक्षिण। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा क्यों लिखा जाता है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए एक ही अक्षांश पे दो स्थान है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, कि कोई चीज़ ब्राज़ील में पड़ रही है और कोई चीज़ आपकी इंडिया में है, कोई प्लेस इंडिया में है और कोई साउथ में है, कहीं और है, तो आप एक ही उस पर लैटिट्यूड पे है परंतु उसका जो दिशा है वो अलग अलग है। तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। मान लीजिए इसमें उदाहरण जो दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही एक ही अक्षांश में है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो हॉरिजॉन्ट क्या है? विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यानी आप 20 डिग्री बोल दिया तो 20 डिग्री खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना होगा कि नॉर्थ या साउथ, तभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में उसके पता चलेगा। उस प्लेस के एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमें इसके साथ नॉर्थ एंड साउथ दोनों एस और एन के सिंबल को डिनोट करना होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अक्षांश होते हैं। यानी अभी तो हमने 2 अक्षांश को डिस्कस किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा भी कौन से अक्षांश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो विषुवत वृत्त ही हमारा जो एक अक्षांश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उत्तर ध्रुव जो 90 डिग्री डिनोट करता है और जो साउथ है, साउथ पोल, वो है 90 डिग्री दक्षिण। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और कौन कौन से हैं? वो हैं उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। इसके अलावा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में स्थित है प्लेस 66.5 डिग्री, वो दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाता है। यानी ये भी दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 66.5 डिग्री, अब ये देख लीजिए कौन कौन से अक्षांश। सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद इसके 0 डिग्री के इधर और 0 डिग्री के इधर, यानी साउथ और नॉर्थ। तो नॉर्थ में आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा वाली लाइन अक्षांश, उसके ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में, और उसके बाद जाएंगे तो 66.5 डिग्री। ये हमारा जो इम्पॉर्टेंट अक्षांश है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तरी दिशा में या दक्षिणी दोनों तरफ जो हम जाते हैं 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये जो हमारा एरिया बनता है इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। फिर जब हम इधर बढ़ते हैं इस एरिया में तो यहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है और इसी तरह ऊपर भी सारा टेम्परेचर जो होता है अलग होता है। यानी टेम्परेचर का वेरिएशन अगर हमें जानना है तो ये सारे जो अक्षांश हैं इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी इसी से हम कैसे जानेंगे ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में क्या होता है, दोपहर के समय में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी सूर्य की अवस्थिति और पृथ्वी की अवस्थिति ये डिपेंड करता है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सूर्य हो गया। मान लीजिए ये सूर्य है, अब ये इक्वेटर पे और कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे इसकी जो रोशनी होगी, और ये चूंकि पृथ्वी जो है हमारे ये इसका रोटेशन भी है और एक्सिस पे अपने झुकाव भी है, तो पूरे भाग में एक समान जो सूर्य की रोशनी है वो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन
कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पे लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो सूर्य की रोशनी जहाँ पे मिलेगी, जाहिर सी बात है वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। और जहाँ पे सूर्य की रोशनी का सिर्फ स्कैटर्ड भाग मिलेगा, यानी अगर हम पोल की ओर बढ़ते हैं तो क्यों सूर्य की रोशनी सबसे क्यों यह ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँचती है। इस तरह से हम अक्षांश को जानने के बाद ये समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे कहाँ पे वेरिएट करता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पे हम जानते हैं कि कैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इसके हिसाब से ही वेजिटेशन के बारे में जानते हैं। यानी धीरे धीरे जैसे आप वीडियो में इंटर करते जाएंगे अंदर की तरफ, आपको ये जानकारी मिलती जाएगी कि क्यों ये चैप्टर आपके लिए वेरियस डायमेंशन में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर, तो आपको अक्षांश समझने के बाद ये समझ में आ गया कि कैसे टेम्परेट जोन्स डिवाइड हैं, कैसे टेम्परेचर जो होता है वेरिएट करता है। और कर्क रेखा के ऊपर बढ़ेंगे तब क्या टेम्परेचर होगा, कर्क और मकर रेखा के पास नीचे बढ़ेंगे तो क्या टेम्परेचर होगा, और क्यों हमें इसको दिशा के साथ पढ़ना जरूरी है कि नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ अगर हम सूर्य की किरणें देखें तो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए क्या होता है वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है, मध्यम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडे प्रदेश यहीं पे पाए जाते हैं। इसीलिए इससे आपको ये पता चलेगा कि जब विश्व में किसी भी देश में क्यों ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर कोई कंट्री होगी तो आप बता सकते हैं कि वो किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, वहाँ क्या क्लाइमेट क्या होगा, वेजिटेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं अगर इस चैप्टर को समझ गए तो आई होप इतना अक्षांश के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं देशांतर की ओर कि क्या है देशांतर। देशांतर क्या है, देशांतर जो है ये आप फिगर देख सकते हैं कि देशांतर की रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं और किस तरीके से खींची गई हैं, ये लॉन्गिट्यूड वे में लंबी लंबी ऐसे यानी एक पोल से दूसरे पोल की ओर। आपने तरबूजा देखा होगा, तरबूजा जो होता है हमारा वो ऐसे ही कुछ होता है, तरबूजा में रेखाएं भी होती हैं, आप उसको वाटरमेलन ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे उसमें रेखाएं होती हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि इस जो ग्लोब है उसमें जो रेखाएं देशांतर जिसको कहते हैं वो एक पोल से दूसरे पोल को मिलाया गया है, एक पोल से दूसरे पोल को दोनों तरफ से ऐसे रेखाएं खींच दी गई हैं और उसको भी समान दूरी के हिसाब से खींचा गया है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त जो जानकारी हमें ज़रूरी होती है उसके हिसाब से हमें ये देशांतर रेखाओं को जानना जरूरी है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप या हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप है, एक ही अक्षांश पे है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा यानी यही देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी देशांतरीय यामोत्तर जिसको कहते हैं, यानी देशांतर ये जो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं कि देशांतर के अंशों में इसको मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। यानी जाहिर सी बात है, देखिए एक पॉइंट पे जब कोई चीज़ मिलेगा तो उन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो दो रेखाएं हैं इनका सबसे ज़्यादा जो बीच की दूरी है ये यहाँ पे अधिक होगी और यहाँ पे जाते जाते ये कम होती जाएगी। ऐसे ही किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी बीच मिड में होगी वो ज़्यादा होगी और दोनों ध्रुवों पर इसकी दूरी 0 हो जाएगी। जो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे इनकी जो दूरी है वो 0 हो जाएगी। साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं
कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की जो लंबाई होती है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में ही व्यक्त करना कठिन था। इसी वजह से क्या हुआ कि देशों ने निश्चय किया कि ब्रिटेन में एक राजकीय वेधशाला है, वहाँ पे ग्रीनविच स्थान है, वहीं से ग्रीनविच जो उसको हम कहते हैं कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन टाइम है जहाँ से डिसाइड होता है, वो उसी जगह से सभी ने डिसाइड करके उसको 0 डिग्री माना है। यानी वहाँ उस देशांतर को उन्होंने 0 डिग्री माना है। और उसके बाद वेस्ट में और ईस्ट में देशांतरों को डिवाइड किया है कितने डिग्री तक, 180 डिग्री तक। यानी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं हम इस मेरिडियन का। इसी तरह से इसी आधार पे हमें पता चलता है कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी पूर्वी गोलार्ध में समय का कैसे वेरिएशन होगा और पूर्वी गोलार्ध में, यानी अगर हमें देशांतर पता चल गया तो हमें समय को डिसाइड करना आसान हो जाएगा। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए उत्तर जो लिखते हैं पूर्व, और पश्चिम के लिए हम लगाते हैं पश्चिम का पा। यानी अगर हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे W और इधर साइड में लिखेंगे हम इधर के लिए ईस्ट। यानी 40 डिग्री अगर हमें लिखना है किसी देशांतर के लिए तो 40 डिग्री वेस्ट इधर का और 40 डिग्री ईस्ट साइड का। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा देशांतर के बारे में। जो 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। जो ध्रुवों की ओर क्रमशः अगर बढ़ेंगे हम तो वो कम होती जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितने देर में? पृथ्वी 24 घंटे में 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो इतना है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट लगेंगे? 1 डिग्री देशांतर को तय करने में पृथ्वी को समय लगेगा। जैसे कि 24 आवर है तो 360 डिग्री अगर घूमेगी तो 24 से इसको भाग करिए तो कितना आएगा। उसके बाद आप इसको 60 को 15 डिग्री, यहाँ आएगा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री 15 चौका 60, तो ये आएगा 4 मिनट। यानी जो 1 डिग्री देशांतर की दूरी है पृथ्वी को तय करने में लगेगा समय 4 मिनट का। इसे एक डिग्री में जो पृथ्वी के द्वारा तय की गई दूरी है 1 डिग्री देशांतर, वो 4 मिनट में दूरी तय करेगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः पूर्व का समय आगे की ओर और तो पश्चिम का समय जो होता है पीछे की ओर रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे ये आपका ग्लोब है, ठीक है, और ये जब इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की साइड में पूर्व की साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है, जब इधर की ओर बढ़ेगा तो प्लस होगा समय में, ठीक है, इधर का समय आगे की ओर भागेगा और इधर का समय माइनस होता जाएगा। यानी सभी स्थानों पर जो समय की भिन्नता है वो इसी कारण देखने को मिलती है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता जाता है और इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगता है। और यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन और रात का अंतर पाया जाता है। इसीलिए देशांतर को जानना जरूरी है कि इसकी वजह से ही हमें जो टाइम का कैलकुलेशन है उसमें करने में आसानी होती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं ग्रीनविच रेखा कैसे देशांतर पे, ये इस पे मैप पे 0 डिग्री इंग्लैंड से होकर गुजरी है ब्रिटेन से, और इसके इधर पूरब साइड में देखिए तो +2 हो रहा है और इधर साइड में पश्चिम साइड में माइनस हो रहा है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इस वीडियो लेक्चर में पहला पार्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसके
कैसे एप्लीकेशन है देशांतर और अक्षांश के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके आधार पर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही अगर आप शेयर करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका ग्रैटिट्यूड है हमारे लिए मोटिवेशन है। और कोई भी आपको सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें दें। और क्या आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो, एनसीईआरटी के ही एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, तो हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।